इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहां विंटर्स में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज, इनके बीच है एक ऐसी जगह जो इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है। आज मैं जा रहा हूँ उसी जगह पर जहाँ गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम जाता है। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ बहते पानी के झरने तक जम जाते हैं, रोड्स जम जाते हैं, यहाँ तक कि की पूरी नदी बर्फ बन जाती है। इंडिया के सबसे ज़्यादा ठंडी जगह में नदी ऐसे जम जाती है। हमारे शहरों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे आते ही हम ठंड से कांपने लगते हैं, पर यहाँ के लोगों के लिए -30 डिग्री सेल्सियस की बेरहम ठंड भी कुछ भी नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस जगह को इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्यों बोलते हैं। वर्ल्ड की सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस में रहकर भी यहाँ लोग सरवाइव नहीं करते, बल्कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वो खुशी से जिंदगी जीते हैं। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ रहना आसान नहीं है। ये है द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, द्रास। अभी मैं हूँ द्रास में और आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा वाइट है। पूरे पीछे पूरे पहाड़, पूरे वैली, जो घर हैं उनकी छतों पर पूरी बर्फ़ जमी हुई है। और अभी यहाँ स्नोफॉल काफ़ी दिनों से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो घरों की छत है उनमें और यहाँ पे पूरे लैंड में पूरा ढका हुआ है बर्फ़ से। और ये पीछे जो भी पूरा है वो पूरा वाइट और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। द्रास जितना खूबसूरत है, यहाँ रहना उतना ही मुश्किल भी है। विंटर्स में यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ रहना भी एक चैलेंज बन जाता है। इसलिए द्रास के घर सिर्फ रहने के लिए नहीं होते, ये घर ठंड से लड़ने के लिए बनाए जाते हैं। और इसी द्रास में मैं मिला अहमद भैया से। अहमद भैया द्रास में विंटर के बीच अपना एक छोटा सा होम स्टे चलाते हैं, और इसी होम स्टे में मैं अपने कुछ दिन गुजारने वाला हूँ, ताकि ये समझ सकूं कि इतनी ठंड में यहाँ रहना असल में कैसा होता है। तो ये है खायुल होम स्टे। खायुल का मतलब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। खा का मतलब होता है बर्फ और युल का मतलब होता है जगह। तो खायुल का मतलब होता है बर्फ वाली जगह। और इन्होंने क्या सोच समझ कर नाम रखा है इस जगह का, खायुल होम स्टे। और ये कितना परफेक्ट मैच कर रहा है यहाँ से। द्रास की ठंड को समझने के लिए मुझे द्रास एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और मुझे पता चलता है कि यहाँ एक ऐसा वाटरफॉल है जो विंटर्स में पूरा का पूरा जम जाता है। बस फिर क्या, मैं निकल जाता हूँ उसी वाटरफॉल को देखने। फिर रास्ते में मुझे एक अंकल मिलते हैं जो बताते हैं द्रास में कितनी बर्फ पड़ती है। 3 फुट भी आता है, 5 फुट भी आता है, 10 फुट भी आता है कभी। नहीं, हम तो आराम से बैठते हैं। हाँ, आराम से, हाँ, टेंशन नहीं। बुखारी चलाया, अब बैठे। बाकी देखो ये ठंडा पानी में है, अभी मैंने हाथ धोया अभी। हाँ, ये आराम से हो गया। जितनी आसानी से अंकल ने अपने हाथ ठंडे पानी में धो लिए, उतना आसान इस वाटरफॉल का रास्ता नहीं है। तो अभी मैं फ्रोज़न वाटरफॉल के रास्ते में ही था, और मुझे ये ब्रिज दिखता है, और ये काफ़ी पुराना ब्रिज है, और इसमें चलना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। ये इतनी जगह है जिसमें से मैं तो आराम से पार हो जाऊंगा पूरा नीचे। और ये प्रॉपर लकड़ियों से बना हुआ ब्रिज है, और ये लोहे जो हैं यहाँ वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं,
और इस पे अभी बर्फ़ जमी हुई है, तो इसमें कुछ अभी दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे गड्ढे हैं और कहाँ पे नहीं हैं। तो आप अगर इस ब्रिज में आते हो तो आपको ऐसे फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, और अगर गलती से आपका पैर नीचे गया तो आप जाएंगे इस नदी में सीधे नीचे। ये जो झाड़ियाँ हैं इनमें बर्फ़ गिरी है, और ये बर्फ़ इन हर एक डाल पे जमी हुई है, और ये ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कि बारहसिंगा के सींग हैं। आप इन्हें ऐसे निकाल भी सकते हो, और इतनी ठंडी जगह में इन्हें देखकर पता चलता है कि नेचर कितना ब्यूटीफुल है। अब ब्रिज पार करने के बाद मैं क्या देखता हूँ, अब हमें पार करनी है एक जमी हुई नदी। इंडिया के सबसे ज़्यादा ठंडी जगह में नदी ऐसे जम जाती है। ये इधर और ये इधर, ये पूरी एक प्रॉपर नदी है और ये जम चुकी है। ये कितना कितना ज़्यादा सुंदर है, मैं आपको शब्दों में पता नहीं बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा, विजुअल्स में आपको दिखा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, लेकिन ये इतना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ आने के बाद सच में पता चलता है कि इंडिया इनक्रेडिबल है। फिर थोड़ी मेहनत और करने के बाद मेरे सामने वो था जिसे देखकर मैं अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। जो पानी कभी बहता था आज वो खामोश खड़ा है। इसी खामोशी में भी नेचर अपनी ताकत दिखा देती है। द्रास में ठंड चीज़ें ख़त्म नहीं करती बल्कि उन्हें दूसरी शक्ल दे देती है, और शायद यही नेचर का सबसे खूबसूरत सबक है। यहाँ तक आना भी उतना आसान तो नहीं है, मुश्किल ही है, और ऐसी जगह नेचर ने कैसी बनाई वो भी सोचने वाली बात है। फिर रास्ते में हमें कुछ बच्चे मिल जाते हैं और उनसे हमारी दोस्ती काफ़ी अच्छी हो जाती है। ये है हमारा होम स्टे, और हम जैसे ही होम स्टे आते हैं देखते हैं अहमद भैया बुखारी जला रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है तो यहाँ लोग घरों के अंदर कैसे रहते होंगे। इसलिए यहाँ हर कमरे में जलाई जाती है बुखारी। और द्रास में ये सिर्फ एक हीटर नहीं बल्कि यहाँ बुखारी 3 काम एक साथ करती है। पहला, ये कमरे को गर्म रखती है। दूसरा, ये पानी गर्म करती है। और तीसरा, इसी पर खाना भी पक जाता है। शहरों में ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर द्रास में ये एक ही चीज़ सब काम कर लेती है। हमारे ये विंटर में ये चूल्हा लगाते हैं किचन में, इसमें गोबर डालते हैं, लकड़ी डालते हैं, और इसका जो हीट जो है इसके पाइप से इसके अंदर चले जाते हैं। और इसके अंदर जो है हमने टंकी रखा हुआ है, और टंकी के अंदर पानी ही डालते हैं, तो पानी इस हीट की वजह से पानी गर्म होते हैं। इस हीट से हमें विंटर में एक तो चूल्हे में हमें खाना बनते हैं, और दूसरा पानी गर्म होते हैं, तीसरा हमारा रूम भी गर्म होते हैं। द्रास में घरों को भी मिट्टी, लकड़ी और सीमेंट की काफ़ी सारी लेयर्स से बनाया जाता है,
ताकि घर अंदर से गर्म रह सके। ठंड कहीं नीचे से ना आ जाए, इसलिए यहाँ पे लकड़ी, फोम और कारपेट की काफ़ी सारी लेयर्स करनी पड़ती है और खिड़कियों को भी प्लास्टिक और फोम से ढक कर रखना पड़ता है। बाहर से थर्माकोल लगाने से अंदर कोई हवा नहीं है तो कमरा गर्म रहता है। हर खिड़की को हम पॉलीथीन या थर्माकोल लगा के बंद रखते हैं। बुखारी ने घर के अंदर तो पानी गर्म कर दिया, पर घर के बाहर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पूरा वाटर सोर्स जम चुका है। इतनी भयानक ठंड में सारे पानी के सोर्सेज जम जाते हैं, सिवाय इस हैंड पंप के, और वो भी इसलिए क्योंकि इसे भी फोम लगाकर ठंड से बचाना पड़ता है। इसको भी ऐसे थर्मल करके रखना पड़ता है, कोटिंग करके। ये फोम की कोटिंग है और बोरे से इसको भी बांध कर रखना पड़ता है, वरना इसमें भी पानी जम जाएगा। द्रास के ठंड की एक और ख़ास चीज़, ड्राई टॉयलेट। यहाँ इतनी ठंड में सारी पाइपलाइंस और नालियाँ जम जाती हैं, इसलिए यहाँ ड्राई टॉयलेट यूज़ किया जाता है और बाद में इसे खाद की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। ड्राई टॉयलेट तो देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि गर्म पानी ठंडे पानी से पहले कैसे जमता है। तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखाता हूँ जो साइंस को भी कंफ्यूज कर देती है। कभी आपने सोचा है कि गर्म पानी ठंडे पानी से पहले जम सकता है? हाँ, आपने सही सुना। ऐसा होता है एम-पेम्बा इफेक्ट की वजह से। जब बॉइलिंग वाटर को -25 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर में हवा में फेंका जाता है, तब वो पानी छोटे छोटे आइस क्रिस्टल्स में टूट जाता है और इतनी तेज ठंड में पानी बहने से पहले ही जम जाता है। ये करना जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है, क्योंकि कभी पानी फेंकने का तरीका सही नहीं होता या तो मौसम में टेम्परेचर सही नहीं होता। पर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था, मैंने भी बार बार ट्राई किया। अनफॉर्चुनेटली मुझे वो शॉट नहीं मिला, और अगर मुझे वो मिलता तो वो कुछ ऐसा दिखता। आज मुझे एक बात समझ में आई, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में सब आपके हिसाब से हो। आज मुझे ये शॉट ना मिलने की वजह थी आज का वेदर, क्योंकि अभी स्नोफॉल होने वाली है और जब स्नोफॉल होती है तब टेम्परेचर थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है। आसान शब्दों में कहें तो मौसम में थोड़ी गर्माहट आती है। और इसी के साथ मैं भगवान से सिर्फ ये प्रे करता हूँ कि प्लीज़ गॉड, प्लीज़ कल स्नोफॉल दिखा दीजिएगा। और आप गेस करो कल क्या होगा। और सुबह उठकर जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलता हूँ, ऐसा लगता है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। ये देखो, अभी ये हल्की हल्की स्नो गिरी है आज रात को, और जब हम सो रहे थे रात को तब शायद ये स्नो गिरी है। और थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा होता है जो मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तो अभी बाहर स्नोफॉल हो रही है और अभी हमें बाहर स्नोफॉल में शूट करने जाना है। उसके लिए हमें काफ़ी सारे कपड़े पहनने पड़ेंगे। अभी हम लोगों को थोड़ा इंसुलेट होना पड़ेगा और लेयर्स पहननी पड़ेंगी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर में। तो अभी मैंने एक सॉक्स पहना हुआ है, मुझे लेयरिंग करनी पड़ेगी, तो जिसके लिए मैं अभी 2 सॉक्स और पहनूंगा। इधर लगता है इसको भी ठंड लग रही है और ये बार बार मेरे पास आ रही है।
माइक खा रहा था ये। तो चलो बाहर चलते हैं। अगर आप इंडिया के सबसे ठंडी जगह में, सबसे कोल्डेस्ट प्लेस में हैं तो आपको कुछ ऐसे बर्फ देखने के लिए मिलेगी और कुछ ऐसी स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस जगह को इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस क्यों बोलते हैं और ये वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस क्यों है। अब समझ में आया, इससे ज़्यादा खूबसूरत क्या हो सकता है। हमारे गांव का नाम गोशन है। यहाँ पे आइस हॉकी का मैच होता है, आइस हॉकी उस पोलो ग्राउंड के पास। अब मुझे पता चलता है कि यहाँ तो स्नोफॉल में भी आइस हॉकी खेली जाती है। फिर क्या, फिर बस रास्तों का पता करके मैं चले जाता हूँ उसी ग्राउंड की तरफ। अभी जा सकते हैं वहाँ? कौन सा रास्ता है? जाओ ना, सीधा रास्ता होगा। ये गर्म कर देंगे है ना जाके पानी, इसी तरह पीते। ठंडा? हाँ। ठंडा पानी? ठंडा पानी। इतने ठंडे में गर्म क्यों नहीं पीते? हम पीता नहीं ना, हमको आदत हो गया ना छोटे से। आइस हॉकी ग्राउंड जाते समय मुझे रास्ते में एक और अनोखी चीज दिखी जो कि जमी हुई थी। अगर आप इंडिया की सबसे ठंडी जगह में हैं तो आपके कपड़े कुछ ऐसे सूखेंगे। ये पत्थर की तरह हार्ड हो चुका है। ये पानी यहाँ से गिर भी नहीं पाया और ये यहाँ पे पूरा जम चुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ठंड है। ये पूरा जम चुका है और ये पूरा हार्ड हो चुका है। ये बिल्कुल हार्ड कपड़े हैं और एकदम पत्थर की तरह टाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पे आपको कपड़े ऐसे ही सुखाने पड़ेंगे। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आइस हॉकी लद्दाख का स्टेट गेम है और यहाँ पे आर्चरी और पोलो भी खेला जाता है। और यहाँ आइस हॉकी सिर्फ एक गेम नहीं, ये लद्दाख की पहचान है। विंटर्स में आइस हॉकी एक बहुत पॉपुलर गेम है। ये फ्रोजन लेक्स और पॉन्ड्स में खेला जाता है। ये आइस हॉकी यही है ना? हाँ, यहाँ कैसा लग रहा है? अरे मस्त लग रहा है। फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देख रहे हैं हम लोग। रास्ते में हमें कुछ लोग और मिलते हैं जो आइस हॉकी ग्राउंड ही जा रहे होते हैं, तो उनके साथ मैं भी यहाँ पर आ जाता हूँ। अरे कैसे हो? हाँ हाँ। ये है द्रास का आइस हॉकी ग्राउंड। और यहाँ मैं मिलता हूँ बशीर भाई से और बशीर भाई मुझसे पूछते हैं, नहीं फिर बशीर भाई मुझे आइस स्केट्स ऑफर करते हैं और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चलता है कि बशीर भाई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल आइस हॉकी प्लेयर हैं और आइस स्केट्स पहनने के बाद मुझे ये आइस हॉकी के कुछ रूल्स बताते हैं। आप इससे पुश कर सकते हो। अच्छा, But आप- ऐसे हाँ, कंधे से? हाँ, कंधे से ऐसे आप push- पुश कर सकते हो, बट अच्छा। आप ऐसे कर रहे हो तो वो फॉल माना जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आइस स्केट्स तो वैसे भी मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है और बस फिर क्या था, मैं भी इनके साथ आइस स्केट्स करने लग जाता हूँ। यहाँ मुझे मिलते हैं फरहान भाई और फरहान भाई मुझे द्रास के बारे में कुछ चीज़ें बताते हैं। सभी को आपका वेलकम करता हूँ। मैं द्रास में वंडरलैंड है, दुनिया का दूसरा सर्द तरीन इलाका है जहाँ टेम्परेचर -60 रिकॉर्ड किया गया था 9 जनवरी 1995 को। तो अभी का तापमान लगभग -15 है। तो 1999 के वॉर में रिचिस ने पाकिस्तानी जो इन्फिल्ट्रेट किया था यहाँ किया था और हमारे सोल्जर्स ने जी जान लगाकर हमारे रिच को वापस रिक्लेम किया। और आपको यहाँ से 8 किलोमीटर के बाद आपको एलओसी मिलता है। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आपको फिर से एक बार वेलकम करता हूँ। थैंक यू, आपने बहुत कुछ सिखाया, उसके लिए थैंक यू। फिर फरहान भाई मुझसे पूछते हैं, क्या आपने द्रास में बुद्धा स्टैचू देखा? मैंने बोला नहीं। तो फरहान भाई बोलते हैं, हमारे साथ चलोगे? और फिर मैं कहाँ मना करने वाला था। फिर मैं निकल जाता हूँ फरहान भाई के साथ बुद्धा स्टैचू देखने।
ये है हम यहाँ पर बुद्धा स्टैचू क्या वो लगभग 18th सेंचुरी में इसे बनाया गया था कश्मीरी बुद्धिस्ट ने, जब वो सिल्क रूट से यहाँ पर ट्रेड करने आए थे जी। फिर फरहान भाई हमें हमारे होम स्टे के पास ही ड्रॉप कर देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ मैं देखता हूँ कि इतनी ठंड में इतने छोटे छोटे बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मकसूद। और आपका? कुरेशान। कुरेशांज। उधर देखो कैमरे में, हाय करो, हाय। हाय करो। हाय। द्रास कैसा है? मस्त। मस्त है। और कैसा है द्रास? मस्त। मस्त है ना? बर्फ गिरता है ना बहुत? हाँ। बर्फ? हाँ। बर्फ अच्छा लगता है? हाँ। लव यू सो मच भैया। और इन प्यारे बच्चों को बाय बोलकर हम आ जाते हैं अपने होम स्टे की तरफ। फिर होम स्टे जाते वक्त हमें रास्ते में ये भैया मिलते हैं जो हमें इतनी ठंड में घूमता देख अपने घर चाय पे इनवाइट करते हैं। और बस चाय के लिए बोलकर इन्होंने इतनी सारी चीजें सामने रख दी। हाँ, इसमें बनेगा अच्छे से। अभी ठंड नहीं है ना, अभी हाँ सुबह होता है। इनसे मिलकर ऐसा लगा ही नहीं कि हम अभी बस कुछ देर पहले ही मिले थे, बल्कि इनसे मिलकर ये पता चला कि द्रास जैसी ठंडी जगह में भी इतने गर्म दिल के लोग हैं। बिल्कुल, मिलते हैं। थैंक यू ना, बाय बाय। पर सोचने वाली बात तो ये है कि द्रास इतना ठंडा क्यों है। द्रास ठंडा है इसकी खास जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, जो है लगभग 10,800 फीट्स पर, और द्रास घिरा हुआ है इन ऊंचे ऊंचे हिमालयन पीक से, जो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को वैली में ही रोक लेते हैं। द्रास एक बोल शेप वैली में बसा हुआ है जहाँ ठंडी हवा ऊपर से आती है और यहीं फंस जाती है, और ये पहाड़ गर्म हवा को यहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते, इसलिए यहाँ साल के ज़्यादातर वक्त ठंड ही रहती है। ऊपर से यहाँ है जोजिला पास। ये पास एक फनल की तरह काम करता है जहाँ से बर्फीली हवा सीधे द्रास की तरफ बहकर आती है, और इसकी वजह से यहाँ काफ़ी स्नोफॉल होती है, और बर्फ़ से ढकी ज़मीन धूप को एब्जॉर्ब करने की बजाय उसे वापस हवा में रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए यहाँ गर्मी टिक ही नहीं पाती। इन्हीं सब वजहों से द्रास बनता है दुनिया का सेकेंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। और जब इतनी बर्फ पड़ती है तो इसे खुद अपने हाथों से हटाना भी पड़ता है। रात को ज़्यादा बर्फ पड़ी थी, उस वजह से उठाना पड़ रहा है। अगर आप इंडिया की सबसे ठंडी जगह में रहते हो तो आपको सुबह सुबह ऐसे अपनी घर की छतों में से बर्फ साफ करनी पड़ेगी। ये टाइगर हिल है सर, वो जो चोटी दिख रही है वो ऊपर, हाँ वो टाइगर हिल है सर। 1999 में इसी टाइगर हिल पर 16,000 फीट की ऊंचाई में हमारे इंडियन सोल्जर्स ने इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी इस पहाड़ को फिर से अपना बनाया था, और हमारे तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते शहीद हो गए थे। और 1999 के कारगिल वॉर में शहीद हुए हमारे इंडियन सोल्जर्स की याद में यहाँ कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। तो इसे ही देखने और उस मोमेंट को फील करने आज मैं यहाँ आया हूँ। तो अभी मैं हूँ कारगिल वॉर मेमोरियल में, और यहाँ पे 1999 में जो 527 आर्मी सोल्जर्स हमारे शहीद हुए थे उनका ये मेमोरियल है, उनकी याद में ये बनाया गया है। ये प्लेस काफ़ी सेक्रेट प्लेस है, एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ से टाइगर हिल, तोलोलिंग टॉप और बत्रा टॉप यहाँ से सब दिखते हैं, जहाँ हमारे आर्मी सोल्जर्स 1999 में
जंग लड़ी थी। और सोचने वाली बात ये है, ये इतनी ज़्यादा ठंडी जगह है तो कैसे उन्होंने वहाँ पे लड़ाई की होगी, और वहाँ पे हमारे इंडिया का झंडा फिर भी नहीं झुकने दिया। तो ये एक काफ़ी इमोशनल प्लेस है और ये इतने सारे मेमोरियल बने हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए। वॉर मेमोरियल से वापस आते समय मैं देखता हूँ कि इतनी ठंड में भी कुछ बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं। हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हो? द्रास जैसी ठंडी जगह में भी यहाँ के बच्चों का हौसला कम नहीं होता। इतनी कड़ाके की ठंड में भी जब मैं इन बच्चों को पढ़ाई करने जाता देखता हूँ तो सच में ऐसा लगता है कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए। फिर इनसे ही बात करते करते मैं द्रास के एक विलेज आ जाता हूँ जिसका नाम है कौशन। फिर यहीं कौशन में घूमते घूमते हमें कुछ बच्चे मिल जाते हैं। आपका नाम? साजिद, और इसका? वाजिद, वाजिद। और इरफान, और वो पीछे क्या? आफरीन। चलो बाय बाय। -20, -30 या -40 ये सिर्फ एक नंबर है। जब मैं द्रास आया था तब लगा था कि शायद यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन इस बर्फ़ की दुनिया में मुझे एक अलग ही गर्माहट महसूस हुई। यहाँ के लोगों के दिलों की गर्माहट। इतनी मुश्किल सिचुएशंस में भी जब मैं इनसे मिला तो इनके चेहरों पर ना कोई शिकायत थी ना कोई थकान थी, तो बस एक प्यारी सी स्माइल और कभी ना हार मानने वाला जज्बा। इन्होंने मुझे सिखाया कि मौसम चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, अगर इंसान का हौसला बुलंद है तो ज़िंदगी मुस्कुराना नहीं छोड़ती। द्रास ने मुझे सिखाया कि सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं है, बल्कि हर मुश्किल को गले लगाकर उसमें भी खुशियाँ ढूंढ लेना है। यहाँ की ठंड तो शायद मैं भूल जाऊँ, लेकिन यहाँ के लोगों से जो मैंने सीखा वो मेरे साथ हमेशा रहेगा।